हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग ये टेस्ट 13 तक कर चुके थे। कितना तक? टेस्ट 13 हो चुका था। ये अब 14 हम लोग करेंगे। 14 में देखेंगे जितने भी इसमें 14 में देखिए, इसमें 50 क्वेश्चन है, इसमें 50 प्लस क्वेश्चन होगा लगभग फ्रेंड्स, 70 प्लस क्वेश्चन होगा। इसमें हम 70 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग धैर्यपूर्वक टेस्ट लगाते रहिएगा और रेगुलर वीडियो के साथ बनाए हुए रहिएगा, ताकि आप लोग को सभी क्वेश्चन रिवीजन होता रहे और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सीजीएल के लिए बिहार से हो, चाहे दरोगा हो, चाहे ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो, यूपीएससी एनटीपीसी ग्रुप भी। चलिए आइए, लाइव भी होता है फ्रेंड्स 9 बजे रात में करंट अफेयर्स का, और 11:15 बजे लूसेंट ग्रुप का डिस्कशन होता है। चलिए क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। महिला प्रीमियर लीग के 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए थे? तो पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए थे? ये 22 मैच खेले गए थे। कितने मैच? 22 मैच खेले गए थे फ्रेंड्स। आइए दूसरा, फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबली इलेक्शन वे नॉट हेल्ड इन फरवरी 2023? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर में नहीं कराया गया था। बिहार सरकार द्वारा प्रति वर्ष शहीद दिवस की तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार स्टेट द्वारा, बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट द्वारा यह शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाने घोषणा हुआ है? ये 15 फरवरी को। कितना? 15 फरवरी को। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा राज्य? मसाला उत्पादन में, ये मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश, जबकि पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन भारत में होता है। चावल उत्पादन में अग्रणी अग्रणी कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल, और गन्ना में उत्तर प्रदेश। मसाला उत्पादन में ये मध्य प्रदेश फ्रेंड्स। 1 मिनट, केरल था, शायद हो सकता है मध्य प्रदेश हो गया। ये मध्य प्रदेश हो गया फ्रेंड्स। कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। ये राइट आंसर है मध्य प्रदेश। पहले केरल था, लेकिन अब मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन बन गया है? ये मध्य प्रदेश बन गया है। ये 2024 में आ गया है मध्य प्रदेश फ्रेंड्स। इसलिए याद रख लीजिएगा, केरल को हटाकर अब मध्य प्रदेश कर दीजिएगा अगर कहीं भी आंसर आता है, क्योंकि पहले वो केरल था। आइए पांचवा, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? तो प्रक्षेपण 2024 में किया गया है। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा माथुआ महामेला। कौन सा? माथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? Approximately how many countries have been invited to participate in the 17th प्रवासी दिवस? Did the delegates participate? कितने लिए पार्टिसिपेट किया? ये 70। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड ये 2024 के अंतर्गत 2024 में किसको मिला? बिली एलिश और फिनेस को। किसको? बिली एलिश और फिनेस को मिला। 2023 में किसको मिला था? नाटू नाटू को। चलिए आइए 10वां, मिस यूनिवर्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मिस यूनिवर्स 2024 का आयोजन ये मेक्सिको सिटी में किया गया। कहाँ? मेक्सिको सिटी में। आइए 11 नंबर, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया? कुमार पोस्ट पर
अगर पूछा कुमार पोस्ट कहाँ है तो सियाचिन में है। तो किसको किया गया है ये? शिवा चौहान को। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? ये सी यू क्यू ने इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन 2024 का खिताब जीत लिया है। आइए 13 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय है। तो महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ज्वाइन अस टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे अंडर द थीम क्या है? फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। मतलब सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है किससे है? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ यह भगवान शिव से है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। कहाँ? अमेरिका में किया जाएगा। 23 का कहाँ किया गया था? 2023 का किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और 2024 का अमेरिका में किया गया। किसको 2024 हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया? 2024 में किसको विश्व विरासत में शामिल किया गया है? ये किया गया मोइदम असम का है। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? एक पूरा वीडियो बना गया है फ्रेंड्स विश्व विरासत पे, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? ये विस्तारा को। किसको? विस्तारा को। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? 2024 में मतलब किसके द्वारा किया गया है अंडर 19? तो ये किया गया तो मलेशिया के द्वारा। किसके द्वारा? मलेशिया के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? खुशहाली में भारत का स्थान कितना नंबर पे फ्रेंड्स? ये है 118 नंबर पे। कितना नंबर पे 2025 में? 118 नंबर पे है। देखिए 2025 में भारत का 118 और 2024 में 126 स्थान पर है। कितना है? 126 स्थान पे 2024 में, और 23 में भी 126 स्थान पे रहा था। आइए 20वां 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? ये ज्ञान चतुर्वेदी को 2023 से। और 24वां देखिए 33वां, वो 32वां था, ये 33वां व्यास सम्मान 2024 पुष्पा भारती को सम्मान किया। उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। दो 2024 पुष्पा भारती को और 2023 ज्ञान चतुर्वेदी को। आइए किस पाक जलडमरू को तेजी से तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पाक जलडमरू को तेजी से पार कर ये बन गए सपन्ना रमेश सेलार। कौन? सपन्ना रमेश सेलार। आइए 22, तो 22 में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कौन कहलाता है? ये उद्देशिका, प्रीएम्बल। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन कौन करता है? तो ये भारत से कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संस्थानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। इसका गठन किसके समिति पर? संस्थानम समिति। संस्थानम ये संस्थानम समिति। 24 भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। कौन सी है? प्राक्कलन समिति। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है?
30 सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है फ्रेंड्स। आइए 25, प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब तक नहीं किया जाएगा? तो 2026 तक नहीं किया जाएगा। कब? 2026 तक। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। तो यह राय लेने का अधिकार है उपराष्ट्रपति को, सॉरी राष्ट्रपति को। किसको लेने का? उच्चतम न्यायालय से विधि प्रश्न पर राय लेने का राष्ट्रपति को है। 143 के द्वारा लेता है राय, आर्टिकल 143। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? यह राज्य सरकार का राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 151 के तहत, सॉरी 154 के तहत। आइए 28, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, और ये सभी हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है ये वायुमंडल में नमी पे करती है। किस पे? वायुमंडल में नमी पे करती है वर्षा की मात्रा निर्भर। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। किस प्रकार हानिकारक है नगरीकरण और औद्योगिकरण? ये संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना ये केरल राज्य। किससे? केरल राज्य से। ये वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट है। इसको जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको आप 3 स्टार मार्क कर लीजिए। बहुत बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट को कहा जाता है। चलिए आइए चलते आगे। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इलेक्ट्रा गोल्ड कप ये टेबल टेनिस से संबंधित। किससे? टेबल टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ये सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? यह म्यांमार नहीं है। अफगानिस्तान है। तो कौन कौन है? यह भारत है, पाकिस्तान है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, श्रीलंका भी है, और अफगानिस्तान भी है, और एक मालदीव हो गया। कौन सा? मालदीव। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा मालदीव। म्यांमार नहीं है सार्क का सदस्य। म्यांमार बगल में है, फिर भी नहीं, याद रखिएगा। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए सार्क का स्थापना कब हुआ था? ये याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। 1950 में हुआ था उसका स्थापना। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आइसोहेल। क्या कहा जाता है? आइसोहेल कहा जाता है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? छत्तीसगढ़ राज्य से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है? पंडवानी, नवारानी, दागला। ये सभी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ये लाहौर बांग्ला किससे संबंधित है? ये मेघालय से है। किस राज्य से? मेघालय राज्य से। छपेली, माथुर, डांगी किससे है? ये हिमाचल प्रदेश से है। किससे? हिमाचल प्रदेश से। याद रख लीजिएगा ये सब। रासलीला, नौटंकी, कजरी ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का।
अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। कब? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पूछ रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस अगर पूछेगा, अगर सिर्फ राष्ट्रीय पूछता, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? ये 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय खेल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 6 अप्रैल को। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। क्या? विश्व शांति दिवस। 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस। विश्व पर्वत दिवस। ये 29 अगस्त ये राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1953 में हुआ था। कब? 1953 में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 में, और साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, भारत रत्न, ये सब 1954 में हुआ था। असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में है। एम्पियर सेकंड में निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी है? चार्ज, आवेश का है। मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से 2 मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसमें किसमें होता है? तो हृदय और मस्तिष्क में, हार्ट एंड ब्रेन में होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है उत्पन्न। हृदय और मस्तिष्क। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो ये किया गया निकोला टेस्ला द्वारा। किसके द्वारा? निकोला टेस्ला द्वारा ये प्रत्यावर्ती धारा का किया गया था। किसका? एसी का, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, यही होगा एसी, अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार निकोला टेस्ला। आइजैक न्यूटन, ये आइजैक न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण का। थॉमस एडिसन ने किया था ग्रामोफोन का। किसको? ग्रामोफोन का किया था। और ये प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसका? प्रकाश विद्युत प्रवाह। ये तो गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन ने। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? V बराबर आई आर है, तो विभवांतर को स्थिर कांस्टेंट रखेंगे तो प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। धारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध को आधा करेंगे, इसको आधा करेंगे तो R/2 हो जाएगा, मतलब 2/R हो जाएगा। तो धारा क्या हो जाएगा? तो ये धारा, तो ये चूंकि 1/R का वैल्यू कितना आ जाता है? 1/R की वैल्यू I हो जाता है, ये 2I हो जाएगा, मतलब दुगनी हो जाएगी, धारा दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दुगनी। आइए चलते आगे। 44। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? विचलन कोण सबसे कम किसका होता है? ये लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, विचलन सबसे कम होता है। इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 625 से 740 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये प्रतिबिंब वास्तविक है, ये गलत है। उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता, हमेशा काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब छोटा बनता है, ये सही है। प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब P और F के बीच निर्मित होता है, ये भी सही है। फोकस दूरी और ये पोल के बीच, पोल और फोकस दूरी के बीच प्रतिबिंब बनता है, तो ये काल्पनिक बनता है उत्तल दर्पण में, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक नहीं बनता, हमेशा इमेजिनरी है, मतलब काल्पनिक बनता है।
तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, गलत पूछ रहा है। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? नहीं है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है पूछ रहा है। तो ये हाइड्रोमीटर है, पनडुब्बी भी है, लेक्टोमीटर भी, ये ओडोमीटर नहीं है। क्या ओडोमीटर ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है फ्रेंड्स। आइए 47, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन मतलब एक अवस्था दूसरे अवस्था में बदल जाएगा, दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाएगा कोई दूसरे पदार्थ में, तो फिर से वापस नहीं आ सकता उसी अपने अवस्था में, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें देखिए मक्खन का खट्टा होना, ये क्या हो जाएगा, ये तो मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि फिर वापस मक्खन नहीं बनाया जा सकता है, ये यही हो जाएगा। CO2 से सूखी बर्फ बनना, सूखी बर्फ से CO2, ये सही है। ये प्लेटिनम तार का गर्म होना फिर ठंडा हो जाएगा। लौ चुंबकीयकरण ये भी है, ये सब अलग अलग है, मतलब लेकिन मक्खन का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में वापस फिर आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, जो मतलब सीधे ठोस से किसमें बदल जाता है? गैस में, सब्लिमेबल। तो सोडियम सल्फेट यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपूर ये सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, उड़ जाता है। नेफ्थलीन भी, अमोनियम क्लोराइड भी बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक बिना 2 8 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? ये किसकी 8 10 7 17, ये क्लोरीन के है। इसकी संयोजकता मतलब इसके कितना इलेक्ट्रॉन इसमें, ये संयोजकता होता है कोर इलेक्ट्रॉन, और इसको कोर इलेक्ट्रॉन कहता है, इसको संयोजकता कहता है। तो संयोजकता कितना हो जाएगा? इसमें 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। कितनी होगी? 1 होगी। वो एटम जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण के ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धातु तत्व होते हैं, क्या कहलाते हैं? ये अनऑक्सी अम्ल कहा जाता है। क्या? अनऑक्सी अम्ल। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? ये होता है पीला गुलाबी रंग। क्या? पीला गुलाबी रंग। व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एन अल्कलाइन मीडियम? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है। कैसा होता है? एम्फोटेरिक, उभयधर्मी होता है फ्रेंड्स। आइए 53, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? ये ध्यान केंद्रित किया था किस पे? यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे किया था। किस पे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे किया था मेंडलीफ ने। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपको बताए थे, FON सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। इसमें क्या है? फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा आंसर। 55, ग्रेफीन क्या है? व्हाट इज ग्रेफीन? तो ग्रेफीन एक कार्बन का अपरूप है। क्या? इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन है। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? यूट्रोफिकेशन में किसका न्यूनीकरण होता है? ये होता है विलीन ऑक्सीजन का। किसमें? डिजोल्व ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी पौधा नहीं है, ये प्रोथैलस नहीं है। घटपर्णीय कीटभक्षी पौधा, वीनस फ्लाईट्रेप भी, मतलब ये सब इसके अगर कोई भी कीट बैठता है तो ये इसको एक तरह से पीछा प्लांट मतलब घैला जैसा या घड़ा जैसा आकार करके या किसी तरह वो लपेट लेता हो, वो कीट को उड़ने नहीं देता है। सैंड्रीव भी है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? पहला वनस्पति विज्ञानी तो किसको माना जाता है फ्रेंड्स? ये थियोफ्रेस्टस को। किसको? थियोफ्रेस्टस को। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो एंटीबायोटिक ये पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन कवक से। किससे? पेनिसिलिन कवक से। आइए 60, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? कोशिका विभाजन से संबंधित है ये साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से। इसका खोज किसने किया था?
इसका खोज मिलर ने किया था कब? 1955 में। खोज मिलर ने किया था, मतलब खोज मिलर ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। 61 श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का किसमें विखंडन है? ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन है। किसमें? पायरुवेट में। चलिए आगे चलते हैं। ये 61 हो गया, 62 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत ये मर्केसिया आता है। कौन सा? मर्केसिया आता है। ब्रायोफाइटा में मर्केसिया, मॉस, एंथोसिरस, रिक्सिया, ये सभी ब्रायोफाइटा में होता है। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? मतलब यह अंडकोश है जिसको वृषण अंडकोश कहते हैं। पुरुष में अंडकोश जो होता है उससे स्पर्म निकलता है और शुक्राणु, वही स्पर्म शुक्राणु को शरीर में ले जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ये शुक्रवाहिका कहा जाता है। क्या? शुक्रवाहिका। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो हमारी आंखों में लेंस का काम है आंख की फोकस दूरी को बदलना। रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है कौन? आरबीसी। कौन? आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ये याद रखिएगा। या इसका घूर्णी अवस्था में कहाँ होता है? पीलिया या यकृत में। अगर घूर्ण अवस्था में पूछेगा तो कहाँ होगा? पीलिया या यकृत में। अदृश्य निर्यात का अर्थ है, तो अदृश्य निर्यात का अर्थ है क्या है? सेवाओं का निर्यात। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये एकीकृत ग्रामीण विकास, क्या एकीकृत छठी पंचवर्षीय योजना कब? 1980 से 85। ये कब शुरू किया गया था? ये छठी, ये कौन सा कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास? ये 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर 1980 को। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन जनरल? प्रच्छन्न मतलब छिपी बेरोजगारी। तो यह है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। कब? 1949 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? महालनोबिस थे। ये प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? प्रथम अध्यक्ष। आइए अब यहाँ से मैच शुरू हो गया फ्रेंड्स। ममता के पास 100 रुपया है, तब 50 रुपया कुल 85 नोट है, जिनका कुल मूल्य इतना 5000 रुपया, 50 रुपये का नोट कितना है? तो कुल नोट 85 है। मान लीजिए 50 रुपये, चूंकि हमको 50 रुपये निकालना तो हम उसी को एक्स मानेंगे। मान लीजिए 50 रुपये का नोट एक्स है, तो एक्स गुना 50, चूंकि 50 रुपये से गुना करेंगे एक्स नोट है, 50 गुना होगा। फिर प्लस अब बचा कितना? 85 नोट है, तो एक्स नोट इसको दे दिए हैं, तो 85 माइनस एक्स होगा। और ये कितना है? ये 100 रुपया का है। बराबर कितना रुपया हो जाएगा सब? 5000। अब कीजिए, देखिए, एक शून्य से एक शून्य गया, 5 से भी काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 से यानी 100 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? एक्स इधर माइनस 2x, मतलब ये एक्स आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, और ये 85 गुना कितना है? 70 माइनस 100 कितना आ जाएगा? इसका राइट आंसर 70 आ जाएगा। 50 रुपये नोट कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा फ्रेंड्स। 71 इतना का सरल मान निकालना था, सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ इतना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट ऊपर है ही,
इसको लिखिए, देखिए इसको ये एक्स का प्लस बी स्क्वायर तोड़िएगा तो 5, इसको अंडर रूट का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 ही हुआ, ये 5 3 8 अपन क्या 15 2, ठीक है, मतलब प्रूफ हो रहा है यही इसका। इसको तोड़ेंगे कितना है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, यही राइट आंसर हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। आइए आगे 72, किसी वस्तु को 996 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपया में बेचने से हुई हानि दोनों समान, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए क्रय मूल्य एक्स मान लीजिए 996 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ, अगर लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, 996 क्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य एक्स, तो ये लाभ निकलेगा। इसका लाभ जो प्राप्त लाभ है 894 बेचने से हुई हानि बराबर, हानि कैसे निकलता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 894। तो अब दोनों कीजिए, इधर एक्स चला जाएगा कितना हो जाएगा 2x बराबर, फिर ये इधर साइड चला जाएगा, ये इधर कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 4 10 को शून्य बाकी है, 1 9 18 में शून्य बाकी है, 1 9 18, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आएगा 2 9 18 45, यानी 945 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए परवान ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, 5 माह बाद 22,000 रुपये पूंजी लगाकर अमीर साझेदार हो गया, वर्ष के अंत में 16,409 रुपये कुल लाभ में से परवाह का भाग। देखिए परवाह 32,000 रुपये का निवेश किया, 32,000 निवेश किया और 5 माह बाद, तो ये मतलब 12 महीना लगाया होगा, कितना पूछ रहा है पूंजी अमीर साझेदार वर्ष के अंत में, मतलब वर्ष के अंत में एक ही वर्ष मानिए तो 12 महीना, जो महीना में आया इसलिए महीना में कन्वर्ट कर दिए, ये 5 महीना बाद ये आया, मतलब 5 महीने बाद आया, मतलब 7 महीने के लिए लगाया होगा, कितना लगाया ये 22,000 ये लगाया। देखिए 3 शून्य से 3 शून्य इसको कैंसिल कीजिए और ये कट रहा है, 2 से 2 छक 12 2 11, कितना आ जाएगा 6 12 2 बाकी 118 19 192 137 77 आ जाएगा। अब निकालना कितना ये आ गया परभा, और ये आ गया किसका परवार कौन है अमित है, इसका अनुपात आ गया, निकालना किसका है परभा का, तो परभा कितना 192 है बटे दोनों जोड़े कितना है 7 2 9 19 7 26, गुने पूरा कितना है 164 09। अब काटिए 269 से ये कट रहा है, तो कुल लाभ में से परभा का भाग कितना है, तो 269 से काटिए कितना बार कटेगा, या ये 9 11 12 9 11 6 17 नहीं कट रहा है, तो दूसरे तरह ये 269 से काटिए, तो ये 269 से भागा दीजिए 164 09 में, कितना आएगा 7 बार में 7 छक 42, ज़्यादा हो जाएगा 17 14 18, 6 बार में 14 12 6 36 है 12 3 15, 6 बार में 9 6 54 का 4, बाकी 5 5 6 से 36 5 81, बाकी 4 14 12 16, ये कितना आ जाएगा 24 49, ये कितना है 64, ये 0 है, ठीक है 0 है, तो ये 6 आ जाएगा। 269 है तो 269 फिर से 269 से भाग देंगे, ये एक बार में कट जाएगा 269, कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, ये 61 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 192 गुने 61 कितना आ जाएगा, तो 192 गुने 61, देखिए इकाई अंक में सब में 2 है तो इससे नहीं हो सकता है, 192 गुने 61, या तो आप साइड से गुना कर दीजिए, आप प्लस पे 192 जोड़िए, ऐसे कीजिए 192 6 बार 2 बाकी 1 55 6 14 114 1 115, कितना 2 11 7 11 11 712, ये इसका राइट आंसर है, कितना आ गया 11 712 आंसर। देखिए थोड़ा लंबा अगर काट दीजिएगा थोड़ा तो ये काटने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसको आप लोग थोड़ा जल्द मतलब जितना फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा उतना फायदा रहेगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन तो ईजी है एकदम पूरा। आइए अपनी समान गति से 2/3 गति से चलने पर एक गाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है, समान गति से वो आपकी यात्रा पूरी करने में उससे कितना समय लगेगा।
देखिए समान गति से यात्रा पूरा करने में कितना समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। लेकिन यहाँ क्या आपको कह रहा है, अब समान गति से 2/3 गति से चलने पर, तो ये यही दूरी को समान गति का 2/3 गति से यानी 2v/3 हो जाएगा इतना गति से। तो 3 घंटा देरी से पहुँचा, मतलब 3 घंटे ज़्यादा लगता है। हमको निकालना क्या है, समय निकालना है। तो दोनों देखिए, तो s/v के जगह पे हम t लिख सकते हैं। ये यहाँ पे t+3, इसको 3 ऊपर चला है 3/2, s/v के जगह पे t लिख सकते हैं। तब दोनों तरफ गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 2t + 6 = 3t, यानी t का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका 6 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये 74 तक ही था। देखिए आप लोग को अगर अच्छा ही लगा होगा, पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए, ये जितना भी था मैथ भी पूरे अच्छे से बता दिए हैं। आप लोग को कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, और वीडियो के साथ बने रहें। और लाइव रात में 9 बजे चलता है, उसमें ऐड होना, पार्टिसिपेट करना मत भूलिए।